उच्च शिक्षा की इस ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी लेक्चर में आज का विषय है वोल्केनोज। वोल्केनिसिटी एंड वोल्केनोज ये दो शब्द हैं, इन दोनों में बेहद अंतर है। आइए देखते हैं ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में दोनों में क्या अंतर है। जब हम वोल्केनिसिटी या वोल्केनिज्म कहते हैं तो हमारा आशय किससे होता है? एक ऐसी प्रक्रिया से, एक ऐसी बृहद प्रक्रिया से जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य दोनों हिस्से से होता है। अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी के धरातल पर एक प्राकृतिक छिद्र के माध्यम से निश्चित लावा पदार्थ, विखंडित पदार्थ, गैस, जब ये मिश्रित होते हैं उद्गार के रूप में धरातल पर दिखाई पड़ते हैं तो संपूर्ण प्रक्रिया को हम वोल्केनिसिटी के नाम से पुकारते हैं। या दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि धरातल के उस प्राकृतिक छिद्र जिसके माध्यम से पिघला हुआ मैग्मा, लावा और मिश्रित पदार्थ कहाँ पर? धरातल पर दिखाई पड़ते हैं। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी है क्या? जब हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ये ज्वालामुखी क्रिया का एक अंग है, जिसे हम वेंट, छिद्र या वीवर के नाम से पुकारते हैं। अंतर्जात बल के कारण एक फोर्स के माध्यम से प्राकृतिक रूप से धरातल पर एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है और इस छिद्र को हम वेंट या वीवर कहते हैं। और इस छिद्र के माध्यम से संपूर्ण आंतरिक जो पदार्थ है वह उद्गार के रूप में धरातल पर निकलता है। तो ऐसे छिद्र को हम ज्वालामुखी या वोल्केनोज कहते हैं। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा? लावा और मैग्मा में क्या अंतर है? यदि हम इसकी बात करते हैं तो सामान्यतः बोलचाल की भाषा में मैग्मा लावा को एक मान लिया जाता है, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। मैग्मा चट्टानों का तरल अवस्था है जो ज्वालामुखी के अंदर स्थित होता है, और लावा भी चट्टानों का तरल अवस्था है जो ज्वालामुखी उद्गार के साथ धरातल पर प्रवाहित होता है। तो इस तरह से जो लावा है यह दो प्रकार के हैं। पहला पैटिक लावा और दूसरा है एसिडिक लावा। पैटिक लावा या बेसिक लावा जिसको कहते हैं, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, और एसिड लावा या अम्लीय लावा जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। हाउएवर वोल्केनोज फॉर्म, ज्वालामुखी की कैसे बनता है? जो अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि ज्वालामुखी बृहद प्रक्रिया है और जिसके माध्यम से धरातल का कोई हिस्सा जिसपे एक छिद्र या दरार उत्पन्न हो जाता है और उसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक जो पदार्थ है वहां से मिश्रित होने लगता है। तो ऐसे संपूर्ण जो प्रक्रिया है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य दोनों हिस्से से होता है तो उसे हम ज्वालामुखी प्रक्रिया के नाम से पुकारते हैं। Where do most volcanoes occurs? प्रायः जो ज्वालामुखी है वो किन स्थानों पर आते हैं? तो विश्व के संपूर्ण ज्वालामुखी क्षेत्र को यदि हम देखें तो वो प्रायः उन्हीं स्थानों पर स्थित है जहाँ पर प्लेटों में टकराव या प्लेटों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो अधिकांशतः जहाँ पर दो प्लेट मिल रहे हैं और जहाँ पर दो प्लेट विभिन्न दिशा की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे जो बाउंड्रीज है, सीमा है, वहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप की उत्पत्ति होती है और ऐसे क्षेत्र को हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, जब हम वोल्केनिक इरप्शन की बात करते हैं तो वो पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य दोनों हिस्से के मूवमेंट को यदि हम ध्यान में रखें तो आंतरिक हिस्से में जिस तरह का मूवमेंट होता है उसे हम प्राइमरी इफेक्ट कहते हैं, और बाह्य हिस्से में जो मूवमेंट होता है उसको हम सेकेंडरी इफेक्ट के नाम से पुकारते हैं। प्राइमरी इफेक्ट जब हम कहते हैं तो प्राइमरी इफेक्ट के अंतर्गत ज्वालामुखी गैसेस हैं, लावा फ्लो है, पैराक्लास्टिक फ्लो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। सेकेंडरी इफेक्ट में लहरें हैं, लैंडस्लाइडिंग वगैरह है जो इसके अंतर्गत निहित है। ज्वालामुखी पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो ये तीन तरह के हैं। पहला गैस, दूसरा विखंडित पदार्थ और तीसरा लावा। गैस जब हम कहते हैं तो हमारा आशय
जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से हो जाता है। ये धरातल के अंदर से ज्वालामुखी उद्गार के साथ निश्चित होते हैं और संपूर्ण पदार्थ का लगभग 60 से 90% हिस्सा जलवाष्प का होता है। विखंडित पदार्थ है जिसे जिसे फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स कहते हैं। फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स वह मटेरियल्स है जिसमें सेमी लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के पदार्थ मिश्रित होते हैं, तो उसको विखंडित पदार्थ या फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स या दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं चट्टानों के जो टुकड़े हैं वह इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और इन चट्टानों के टुकड़े में कई तरह के टुकड़े आकार के आधार पर निकलते हैं, जिसमें है बम है, लैपिली है, स्कोरिया है, क्लोनिस है और राख है। बम जिसकी साइज अपेक्षाकृत अधिक होती है, यह लगभग 1 फीट या उसके आसपास होता है और यह धरातल के आसमान पर उछलकर पुनः धरती पर आता है। जिस तरह से बम फूटते समय दृश्य दिखाई पड़ता है, उसी तरह ज्वालामुखी उद्गार के समय इस तरह का दृश्य हमें दिखाई पड़ता है। बम बड़े चट्टानों के टुकड़े को कहा जाता है। लैपिली या अखरोट के आकार के चट्टानों के टुकड़ों को लैपिली कहा जाता है। स्कोरिया या नुकीला चट्टान का जो टुकड़ा होता है वो स्कोरिया होता है। और प्लूमिस ये मटर के दाने के आकार के रूप में होता है। राख महीन कण होते हैं। लावा, जैसे कि पिछले स्लाइड में आपको बताया गया है कि लावा एक मैग्मा का लिक्विड फॉर्म है जो धरातल पर या अर्थ सरफेस पर फ्लो करता है, जिसे हम लावा कहते हैं। लावा दो तरह के होते हैं, एक अम्लीय लावा और दूसरा है बेसिक लावा या पैथिक लावा के नाम से पुकारा जाता है। ज्वालामुखी के अंग, ज्वालामुखी के अंग के आधार पर देखें तो इस डायग्राम को यदि हम देखते हैं तो हमें एक हिस्सा दिखाई पड़ता है मैग्मा चैम्बर, दूसरा हिस्सा कंड्यूट दिखाई पड़ता है, तीसरा आप यदि देखेंगे तो इस तरह के अलग अलग इस डायग्राम में दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखें कि लावा क्या है। धरातल के अंदर चट्टानों का जो लिक्विड फॉर्म है जिसे हम मैग्मा कहते हैं, और यह मैग्मा जब धरातल पर मिश्रित हो जाता है तो इसे लावा कहते हैं। ये लावा का फ्लो इस ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। ये लावा फ्लो है। मैग्मा चट्टानों का लिक्विड फॉर्म है। मैग्मा चैम्बर एटमॉस्फेयर पर चट्टानों का पिघला तरल मैग्मा चैम्बर कहलाता है। कंड्यूट मैग्मा चैम्बर से धरातल के बीच जो नली है उसे कंड्यूट कहते हैं। और ज्वालामुखी पाइप या वॉल्केनिक पाइप है जिस नली के माध्यम से लावा और विखंडित पदार्थ निश्चित होते हैं, उस नली को हम ज्वालामुखी पाइप के नाम से पुकारते हैं। ज्वालामुखी कोन या ज्वालामुखी शंकु, जब ज्वालामुखी पदार्थ मिश्रित होकर कहाँ पर धरातल पर जमा हो जाता है और उससे एक टोपोग्राफी शंक्वाकार रूप में बनती है, तो उसे हम ज्वालामुखी कोन या शंकु कहते हैं। पैराक्लास्टिक फ्लो, पैराक्लास्टिक फ्लो क्या है, जिसमें बहुत सारे फ्रेगमेंटेड मिक्सचर होते हैं, सेमी सॉलिड मिक्सचर होते हैं और ये सब मिलकर जब फ्लो करते हैं तो इसको पैराक्लास्टिक फ्लो कहते हैं। इसके अलावा यदि हम इस डायग्राम में देखें तो कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, जैसा पैरासिटिक कोन, ये परिपोषित शंकु जिसको हम कहते हैं। परिपोषित शंकु क्या है, जब कोई ज्वालामुखी उद्गार होता है और कुछ समय के लिए वो रुक जाता है अशुद्ध ज्वालामुखी के संबंध में, तब इस तरह के कोन का निर्माण होता है। और पुनः जब दोबारा उसमें उद्भेदन होता है तो एक दूसरी नली, एक दूसरा सब साइड ले लेता है और उस दूसरे साइड से ज्वालामुखी का फ्लो होता है, तो वहां पर पुनः एक छोटा सा इसके सहारे, प्रथम शंकु के सहारे एक छोटे शंकु का निर्माण हो जाता है, जिसको हम परिपोषित शंकु के नाम से पुकारते हैं। What is the ring of fire? रिंग ऑफ फायर एक मिड पैसिफिक ओशियन में ज्वालामुखी का क्षेत्र है और जिसमें विश्व के लगभग 90% ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, इन्हीं स्थानों पर। 60 से 90% ज्वालामुखी इन्हीं स्थानों पर स्थित है।
यहाँ पर यदि हम देखें तो यह कहाँ से, हॉर्न अंतरिक्ष से लेके दक्षिण में कैलिफोर्निया होते हुए बेरिंग जलडमरू मध्य से जापान, फिलीपींस, चैलेंजर द्वीप होते हुए न्यूजीलैंड तक यह फैला हुआ है। और इस संपूर्ण क्षेत्र में निरंतर ज्वालामुखी की क्रिया होती रहती है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से पुकारा जाता है। ये अलग अलग बेल्ट हैं जहाँ पर ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, जिसमें पहला है मिड पैसिफिक बेल्ट, सेकंड है मिड अटलांटिक रीजेस, थर्ड है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और फोर्थ है अफ्रीकन फॉल्ट एरिया। इस तरह से 4 एरिया है जहाँ पर ज्वालामुखी के उद्गार होते रहते हैं। Types of volcanoes, classification on the basis of eruption, classification of on the basis of periodicity eruption. यदि हम ज्वालामुखी के प्रकार को देखें तो उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उद्गार के आधार पर और दूसरा है समय के या अवधि के आधार पर। उद्गार के आधार पर इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला केंद्रीय उद्गार और दूसरा है दरारी उद्गार। केंद्रीय उद्गार के आधार पर यदि हम देखें तो इसको क्रमशः हम 5 भागों में बांटते हैं, हवायन, स्ट्रोम्बोली, वोल्केनियन, वेसुवियस और पेलियन। अगर इसको इसी क्रम में हम रखते हैं तो सबसे अधिक सिलिका की मात्रा पेलियन में होती है और सबसे कम सिलिका की मात्रा हवायन में होती है। यहाँ इसको बताने का मतलब ये है कि पेलियन में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो ये गाढ़ा होता है, और जहाँ पर गाढ़ा लावा होगा वहाँ पर शंकु कोनिकल होंगे या पर्वतों के रूप में बृहद ऊंचाई वाले शंकु का ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होगा। हवाईन टाइप्स, यहाँ पर सिलिका की मात्रा कम होती है, अर्थात ये तरल होता है लावा, और तरल होने के कारण ये चारों ओर फैल जाता है और एक प्लेट्यू या द्वीप का निर्माण करता है, और जिसके कारण ही हवाईन द्वीप का निर्माण हुआ है। दूसरा है स्ट्रोम्बोली, तीसरा वोल्केनियन और तीसरा है वेसुवियस और चौथा है पेलियन। वेसुवियस को प्लियन भी कहते हैं। ये प्लिनी महोदय ने इसके संदर्भ में अध्ययन किया तो इसको प्लिनियन टाइप्स भी या तुल्य कहते हैं, और इन दोनों में हमें अंतर दिखाई पड़ता है। दरारी उद्भेदन, दरारी उद्भेदन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें लावा का फ्लो ज्यादा होता है, जिसमें मड का फ्लो ज्यादा होता है और जिसमें फ्यूमरल फ्लो ज्यादा होता है। तो इस तरह से इसको 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका पीरियोडिसिटी इरप्शन, अवधि या समय के आधार पर जो उद्गार होता है उस आधार पर इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला एक्टिव ज्वालामुखी, दूसरा डोर्मिनेंट ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। एक्टिव जो ज्वालामुखी है जिसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, इसका उदाहरण यदि हम देखें तो स्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर में स्थित है। डोर्मेंट या जिसको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, और एक्सटिंक्ट एक तरह से शांत ज्वालामुखी है। एक्टिव ज्वालामुखी जो सदैव मिश्रित होता है, जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हमेशा होता रहता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को एक्टिव ज्वालामुखी कहते हैं। डोर्मेंट ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी का उद्गार तो हो जाता है, फिर वो शांत हो जाता है, फिर अचानक फिर से उसमें उद्गार होने लगता है, रुक रुक कर उद्गार होने लगता है, असंयत या अलंकार के रूप में जहाँ पर उद्गार होता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोर्मेंट ज्वालामुखी कहते हैं। एक्सटिंक्ट शांत ज्वालामुखी, जहाँ पर एक बार उद्गार हुआ और उसके बाद वो पूरी तरह से शांत हो गया, दोबारा उद्गार होने की स्थिति नहीं होती है, अर्थात वहां पर वेंट के स्थान पर एक बृहद छिद्र का निर्माण हो जाता है और जिसे हम क्रेटर कहते हैं, और क्रेटर में कभी कभी उस क्रेटर के आकार में भी वृद्धि हो जाती है जिसे काल्डेरा कहते हैं, और इस काल्डेरा में प्राकृतिक जल के भरने के कारण वह काल्डेरा झील के रूप में या क्रेटर झील के रूप में वह निर्मित हो जाता है। वोल्केनिक लैंडफॉर्म एंड प्रोसेस, ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया है और उसकी जो भूदृश्य है
वो यहाँ पर पूरी तरह से दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है, जब ये जो मैग्मा है धरातल के अंदर लिक्विड फॉर्म में, जब मैग्मा लावा के रूप में धरातल पर मिश्रित होता है तो इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है रायोलाइट, दूसरा एंडस्टाइट और तीसरा है बेसाल्ट। रायोलाइट जिसमें सिलिकॉन कंटेंट एंड उसकी विस्कोसिटी को देखा गया है, जहां पर कॉमन इरप्शन टाइप्स को देखा गया है और उन्हीं स्थानों पर कॉमन वोल्केनो फॉर्म को भी देखा गया है। यहाँ पर रायोलाइट है जहां पर सिलिकॉन और विस्कोसिटी वेरी हाई है, अत्यधिक है, और ऐसे जो उद्गार जहां पर रायोलाइट मैग्मा होता है वहां पर उद्गार विस्फोटक होता है, एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोटक होता है, और विस्फोटक होने के कारण वहां पर जो प्राकृतिक क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जिसे कॉल्डेरा का कहते हैं। एंडसडाइट, एंडसडाइट जहां पर सिलिकॉन और विस्कोसिटी की मात्रा उच्च होती है और ये एक्सप्लोजिव और इफ्यूजिव दोनों होते हैं, ये विस्फोटक और असंयत दोनों होते हैं, और वहां पर स्ट्रेटोवोल्केनो का निर्माण, स्तरित ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तीसरा है बेसाल्ट, ये मॉडरेट होते हैं, मध्यम प्रकार के होते हैं, इसमें सिलिकॉन की मात्रा मध्यम होती है, विस्कोसिटी भी मध्यम होती है, और जहां पर यदि हम देखें ये इफ्यूजिव असंयत होते हैं और उन स्थानों पर सिल्ड, वोल्केनो, सिंडर और कोन्स का निर्माण होता है, और यहाँ पर ज्यादातर लावा की मात्रा कम और लावा की मात्रा कम और फ्रेगमेंटेड पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, और लावा अपेक्षाकृत तरल होता है, जिसके कारण यह एक कोन का निर्माण न करके किसका, सिंडर का निर्माण करती है। एग्जाम्पल ऑफ जियोमॉर्फिक फीचर एंड सीक्वेंसेस, ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से जो जियोमॉर्फिक फीचर्स बनते हैं या जिसको हम टोपोग्राफी कहते हैं, वो यहाँ पर इस डायग्राम में, इस चित्र में दिखाया गया है, और जिसे हम ध्यान से देखें तो हमको एक पृथ्वी के अंदर चित्र दिखाई पड़ रहा है और दूसरा अर्थ सरफेस पर दिखाई पड़ रहा है। यदि आंतरिक हिस्से में देखें तो हम देखते हैं सिल। सिल क्या है, यहाँ पर लिखा है सिल पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जब ज्वालामुखी एक स्तरित चट्टान में क्षैतिज रूप से फैल जाते हैं तो इस क्षैतिज रूप से फैले मैग्मा का जो दृश्य है या लैंडफॉर्म है उसको सिल के नाम से पुकारते हैं। डाइक क्या है, डाइक एक लंबवत रूप में जब मैग्मा चट्टानों पर जम जाता है तो उसे हम डाइक कहते हैं। लैकोलिथ क्या है, जब स्तरित चट्टान में एक फोल्डेड माउंटेन के रूप में लावा का स्वरूप बन जाता है, उसे लैकोलिथ कहते हैं। सिंडर कोन, यदि हम सिंडर कोन की बात करते हैं तो सिंडर कोन क्या है, जिसमें ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें जो लावा निश्चित होते हैं उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, खास करके बेसिक लावा या बेसाल्टिक लावा जब वहां पर निश्चित होता है तो वहां पर फ्रेगमेंटेड पदार्थ राख की मात्रा अधिक होती है, और जिसके कारण उन स्थानों पर जो भूदृश्य बनता है उसको सिंडर कोन कहते हैं। कंपोजिट वोल्केनो क्या है, कंपोजिट वोल्केनो या कंपोजिट शंकु भी हम कह सकते हैं, ज्वालामुखी शंकु। कंपोजिट ज्वालामुखी शंकु में हम क्या देखते हैं कि ज्वालामुखी से जो पदार्थ मिश्रित हो रहे हैं वो राख, लावा, विखंडित पदार्थ सब एक क्रमिक रूप में उसका जमा हो जाता है, तो ऐसे क्रमिक रूप में जमा हुए शंकु को हम किसके नाम से पुकारते हैं, कंपोजिट वोल्केनो के नाम से पुकारते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया काल्डेरा क्या है, वेंट का विस्तृत जो भाग, अपेक्षाकृत बड़ा छिद्र ज्वालामुखी छिद्र जिसको हम काल्डेरा कहते हैं।
इससे छोटा छिद्र जिसे हम क्रेटर कहते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि ज्वालामुखी के निर्माण के द्वारा अनेक प्रकार की टोपोग्राफी का निर्माण होता है। निष्कर्ष या कंक्लूजन यदि हम देखें तो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि ज्वालामुखी एक विध्वंसकारी घटना है जो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण उत्पन्न होता है, और आंतरिक बल के कारण धरातल पर एक प्राकृतिक छिद्र का निर्माण होता है, जिससे धरातल के अंदर का तरल मैग्मा लावा के रूप में फ्लो करते हुए धरातल पर उद्गारित होता है। तो संपूर्ण प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। और जब ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है तो उससे कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। जब हम सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ज्वालामुखी का उद्गार दो रूपों में होता है, एक केंद्रीय उद्गार और दूसरा दरारी उद्गार। जब हम दरारी उद्गार की बात करते हैं तो दरारी उद्गार के समय ज्वालामुखी रुक रुक के और तरल बेसाल्टिक लावा होने के कारण तरल रूप में मैग्मा निकलता है, और जिसके कारण वहां पर आइलैंड वगैरह का निर्माण होता है, जैसे हवाईयन आइलैंड एक ब्यूटीफुल आइलैंड है, और पर्यटन की दृष्टिकोण से ये बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। तो ये है पॉजिटिव एक प्रभाव हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। कुछ बहुमूल्य खनिजों का भी निर्माण होता है, जैसे कि अलेक्जेंडर, हीरा आदि का निर्माण कहाँ पर होता है? ज्वालामुखी नाल में। अत्यधिक टेम्परेचर के कारण उन स्थानों पर इसका निर्माण होता है। तो यह भी हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और यदि हम विनाशात्मक परिणाम देखें तो उससे हमारी पूरी आर्थिक, सामाजिक और जो ह्यूमन लाइफ है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता है। थैंक यू।